हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं सुरेंद्र सप्रे और आज हम देखने वाले हैं एसीएफ रेंजर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस देखने वाले हैं और सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेंगे फिजिक्स लेंगे। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्यों एनालाइज करना है। तो देखिए क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, पहले वो देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने से एक हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमारा जो प्रिवेलिंग एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से चल रहा है, और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जिन पर हमें क्या करना है, फोकस करना है, वो टॉपिक्स हमें उस पेपर से पता चलते हैं। और थर्ड, ये हमें एक बेस्ट मॉक टेस्ट की तरह मिलता है जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन लेवल को भी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन लेवल कैसा है। और ये भी देखा गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीटेड पाए गए हैं। जैसा कि आगे हम चल के देखेंगे 2016 एसीएफ में और 17 में एक क्वेश्चन रिपीटेड है, एज इट इज वो आया है। तो ऐसा भी होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। और सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा रहेगा फिजिक्स रहेगा। एसीएफ रेंजर 2016 का ये पेपर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पर उद्देश्य है वो ना कि इसका सॉल्यूशन देखना है, बल्कि ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें आगे चल के आने वाले जो वर्षों में जो पेपर होने वाले हैं उन पे हमें किस टॉपिक्स पे फोकस करना है, हमें वो देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये पेपर कब का है? एसीएफ 2016 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एन ऑब्जेक्ट इज placed in a rare medium is viewed from a denser medium where it will be appear। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया है वो हमारा एक टॉपिक है लाइट, वहां से आया है। तो लाइट से देखा गया है कि 2016 और 17 में 7 to 8 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये आया है आपका, जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। जैसे हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आया। ये जो क्वेश्चन है वो किससे आया है आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आया है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कंडीशन बनती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, कि जब भी प्रकाश जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर चाल करता है और ऑब्जेक्ट, सपोज फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हमें लाइट आ रहा है कहां से? रेयर टू डेंसर, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? डेंसर मीडियम पे है। तो ये कहां पे दिखेगा? जो रियल डिस्टेंस है और एपरेंट डिस्टेंस वाला यहां पे कंसेप्ट लग रहा है। तो देखिए पहले कंडीशन, जैसे ये कंडीशन पूछा गया है कि रेयर मीडियम से देखा जा रहा है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में। तो देखिए व्यूड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, मतलब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये सेकेंड कंडीशन है। देखिए डेंसर मीडियम से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? रेयर मीडियम में। तो ये देखा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो उसका रियल डिस्टेंस है उससे वो कहां पर दिखता है? दूर दिखता है। तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा होता है क्या? फार अवे फ्रॉम इट्स रियल डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आता है कि हमें किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इसका सी है, When the light ray enters from the। अब देखिए फिर ये लाइट से एक क्वेश्चन आया है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे जो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आया है। जैसा कि आप आंसर देख पा रहे होंगे कि आंसर हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो देखिए अब हमें इस टॉपिक पे फोकस करना है। तो कुछ और पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आने वाले वर्षों में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल एंगल से यानी कि क्रांतिक कोण से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांतिक कोण, जैसे फॉर एग्जांपल जीके के भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं हमारे, जैसे कि पूछ दिया जाएगा आपको कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड, वाटर, ग्लास एंड क्राउन ग्लास। ये चार हमें याद होने चाहिए कि इनकी क्रिटिकल एंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द डायमंड, वाटर, ग्लास और क्राउन ग्लास के लिए क्या होता है। तो ये हमें यहां से एक मिलता है क्वेश्चन की इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है। और दूसरा जैसे कि कंडीशंस बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस बनते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। तो पहला होता है जो आपतन कोण होता है उसका मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। ये एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक पॉसिबल कंडीशन है, यानी कि इंसिडेंट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। और सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रकाश की चाल मतलब कहां से कहां होनी चाहिए, किस माध्यम से किस माध्यम की ओर होनी चाहिए। तो ये हमें याद रखना है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम से आपका विरल माध्यम की ओर होनी चाहिए, डेंसर टू रेरल मीडियम होनी चाहिए। तो ये इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये कि किस किस टॉपिक से आने वाले वर्षों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहां पे जो ये क्वेश्चन है देखिए, ये आया है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से आया है। इसमें भी देखा गया है कि 2016 एंड 17 में ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी जैसे आने वाले वर्षों में, जैसे फिजिक्स में 2016-17 में देखा गया था कि 30-30 का एक स्लॉट बनता था 5 सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी अब सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री इंक्लूड हो चुका है, तो अब 7 है। तो एक मान के चलते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन, ये आपका 7 जो पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस आर द 7 पार्ट्स ऑफ आवर सिलेबस फॉर ACF रेंजर। तो देखते हैं अब देखिए इस साल आने वाले जो होने वाला है हमारा 2020 का, उसमें हम मान के चल सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन की इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जैसे मान लो 22 क्वेश्चंस हैं, तो मान के हम चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सिंपल क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे और आपके जीके वाले क्वेश्चंस होंगे। आगे चल के हम देखेंगे इसमें और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जीके टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस। अब देखिए जैसे कि यहां पे आप देखिए, यहां पे डायरेक्ट आपको एक डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस डायरेक्ट ही आपको पूछ रहा है किससे, फॉर्मूला से। जैसे कि आंसर देख पा रहे होंगे आप, ए है इसका आंसर। तो देखिए डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू करंट। तो देखिए करंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है। ये सिंपल एक क्वेश्चन है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले वर्षों में
और भी जो सिंपल डेफिनेशंस है उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, यूनिट हमें याद होनी चाहिए भाई, यूनिट याद होनी चाहिए, और साथ में जो डायमेंशन फॉर्मूला है, विमी सूत्र है, वो भी हमें याद होना चाहिए। याद कहने का मतलब कंठस्थ होने चाहिए, ताकि देखते ही हम ऐसे सवालों को मिनटों में सॉल्व कर सके। अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन था कि करंट किसके बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन के एनालिसिस से हमें पता चला कि फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे आप, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी एंड वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछा जा रहा है आपका किससे। टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से भूचुंबकत्व। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, 2 तो नहीं, अब क्योंकि अब वेटेज कम हो गया है सब्जेक्ट का हमारे, तो 1 क्वेश्चन तो हम मान के चल सकते हैं। अब देखिए यहां पे सिंपल आपको पूछा जा रहा है, रिलेशन पूछा जा रहा है, और रिलेशन अब कहां से ये टॉपिक आया ये देखिएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है व्हेन दी विच एंगल ऑफ डीप इज एट 45 डिग्रीज। अब देखिए 3 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है कि व्हेन द एंगल ऑफ डीप इज 0 डिग्री, व्हेन द एंगल ऑफ डीप इज 45 डिग्री एंड व्हेन द एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री। ये नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जब एंगल ऑफ डीप का जो मान होता है, नमन कोण का मान जो होता है, वो 0 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री अंश होता है, तो वहां पर जो आपका हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी और वर्टिकल इंटेंसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है। अब देखिए जैसे कि यहां पर ये पूछा गया है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ये वर्टिकल इंटेंसिटी हो गई और ये हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, और ये आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप बन रहा है। तो इनके बीच में, तो यहां से आंसर देखेंगे कि दोनों इंटेंसिटीज क्या होती है, इक्वल होती है। तो V इक्वल्स टू H होता है। तो इस टॉपिक को नोट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द लाइट इज incident on a denser and transparent medium from the rare medium then light will be। अब देखिए जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है लाइट से, यानी कि आप देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। अब 5 में 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाइट के दिख गए हैं। अब देखिए ये ब्यूटीफुल एक मतलब जो प्रॉपर्टीज है लाइट की, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब जब एक लाइट को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं एक डेंसर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब विरल माध्यम से कहां चल रही है, सघन एवं पारदर्शी माध्यम की ओर चल रही है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे कि जितने जो प्रॉपर्टीज है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये सब में एक क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परिघटना में प्रकाश जो है अवशोषित नहीं होता है, पूर्ण रूप से उसका परावर्तन होता है। तो वो आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एकमात्र ऐसी परिघटना है जिसमें प्रकाश का पूर्ण रूप से 100% आपका क्या होता है, परावर्तन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए जब भी एक गमन होता है किसी भी माध्यम से, प्रकाश दूसरे माध्यम की ओर चलता है और बीच में आपका कौन सा माध्यम हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया,
कैसा हो गया, पारदर्शी माध्यम हो गया, तो प्रकाश जो है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा और ट्रांसमिट भी होगा। तो इसका आंसर जैसे देख पा रहे होंगे, ऑल ऑफ अबव ए बी सी तीनों क्या है, परावर्तन होगा, अपवर्तन और परागमन। तो ये कंडीशंस हमें प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर दिया गया है FO एंड FE। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से आया है, लाइट से ही आया है, जो हमारा चैप्टर है लाइट वहां से आया है। लेकिन लाइट के अंदर जो सब टॉपिक बनता है आपका प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए ये तो जैसे पूछा गया है आपका टेलीस्कोप से पूछा गया है, तो हमें और कौन कौन से प्रकाशिक यंत्र याद रखने हैं। टेलीस्कोप के और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, साथ में हमें माइक्रोस्कोप को भी देखना है। चांसेस हैं जैसा ये क्वेश्चन बना है, जिस टाइप का ये क्वेश्चन बना है, तो वैसे ही क्वेश्चन आपका बन सकता है माइक्रोस्कोप के लिए, कि उनके बीच में जैसे वहां भी ऑब्जेक्टिव और आपका आई पीस होता है, तो उनके बीच का जो फोकल लेंथ है उसमें संबंध क्या होगा, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका आंसर जैसे यहां पे दिया हुआ है कि FO जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन दी फोकल लेंथ ऑफ आईपी। अब इसके अब देखिए ऐसा कुछ होता है, ये एक कैसाग्रीन टेलीस्कोप का आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां से देखिए और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस जो यहां से बनेंगे। जैसे कि अब ये तो टेलीस्कोप के बारे में आपको यहां पहला क्वेश्चन पूछ दिया, किसके बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, रिलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जो मिरर है, जैसे यहां देख पा रहे होंगे ये पोर्शन क्या है हमारा, शेडेड है, इट मींस ये क्या है हमारा मिरर है और लाइट यहां से एंटर कर रही है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव मिरर कौन सा होता है टेलीस्कोप का, ये एक क्वेश्चन बनता है। सेकेंडरी मिरर कौन सा होता है, ये प्राइमरी मिरर है। ये सेकेंडरी मिरर कौन से टाइप का होता है, मींस कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल या उत्तल है। और साथ में आईपी आप देख पा रहे होंगे ये एक हमारा लेंस है। तो यहां से जैसे हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मिरर हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव मिरर हमारा क्या है, लाइट ऐसे आ रही है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है हमारा प्राइमरी मिरर है, प्राइमरी मिरर है। चलिए अब देखिए ये सेकेंडरी मिरर क्या है हमारा, लाइट इसमें कैसा हो रहा है, ये पोर्शन शेडेड है, लाइट ऐसे एंटर हो रही है, इट मींस ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो गया, उत्तल, उत्तल दर्पण हो गया। और ये क्या हो गया, अवतल, ये अवतल दर्पण है हमारा। अब देखिए आईपीस के बारे में देख रहे होंगे, तो लेंस है ये, तो लेंस दो तरह का होते हैं। ऐसा जो होता है वो हमारा क्या हो गया, उत्तल कॉन्वेक्स, और ऐसा जो बनता है वो हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ मिरर एंड लेंस यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले आपके दर्पण और लेंस का प्रकार क्या है, ये हमें ध्यान रखना है। पॉसिबल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बेनिफिट्स क्या है हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आया है सोलर सेल के फिल फैक्टर से, और यही क्वेश्चन ये 2016 का पेपर है और सेम क्वेश्चन
ऑप्शन बस ऊपर नीचे कर दिए गए थे और सेम क्वेश्चन रिपीट था आपका 2017 में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए आंसर जैसे देख पा रहे होंगे तो आंसर है बी 0.8 है। तो देखिए इसको ध्यान कैसे रखेंगे, इस टॉपिक को फील फैक्टर 2016-17 में आया है तो पॉसिबल है कि अभी जो हमारा पेपर है उस पे आने के चांसेस कम है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि नेक्स्ट इसको घुमा के शायद कुछ ऐसा पूछा जाए कि एक से ज़्यादा होता है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्या होता है, फील फैक्टर जो होता है वो बेसिकली किस चीज को बताता है, ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है। तो बेसिकली फील फैक्टर जो है वो दक्षता को बताता है, सौर सेल के दक्षता को बताता है, सोलर सेल की एफिशिएंसी को बताता है। मतलब हमें कितना इनपुट दिया, इनपुट यहां पे क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, और सोलर सेल से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट जो पावर मिल रहा है। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इस एफिशिएंसी, और इस एफिशिएंसी को बोला जाता है फील फैक्टर, एफएफ से एब्रीवेट किया जाता है। और इसका मान, तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कि कम होता है, एक से ज्यादा होता है, बराबर होता है। तो जो आदर्श सौर सेल होते हैं, जो आइडियल सोलर सेल्स होते हैं, उनका जो फील फैक्टर का मान होता है वो ऑलवेज एक से, हमेशा एक से कम होता है। उनका मान जो आता है, दक्षता सौर सेल की फील फैक्टर का मान जो है वो हमेशा एक से कम होता है। और ये जनरली 0.7 से 0.8 के मध्य होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां क्वेश्चन आया है साइन वेव से। एक साइन वेव क्या है, क्या क्या उसमें समायोजित है, जैसे कि एक ज्या तरंग में क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें पूछ दिया गया है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 पीरियड, 2 अल्ट्रेशन। मतलब ये टॉपिक भी हमें, ये टॉपिक आपका अल्टरनेटिंग करंट से मिल जाएगा, ये टॉपिक आपका। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे कि एक साइन वेव कैसा होता है, ये आपका कुछ इस तरह का होता है साइन वेव। तो देखिए उसमें जैसे पूछा गया है यहाँ पे आपको कि साइन वेव हैज 4 क्वाड्रेंट्स, 1 पीरियड, 2 अल्ट्रेशन। तो देखिए जैसे यहाँ ये 0 है, ये आपका हो गया π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये आपका हो गया 180 डिग्री, इट मीन्स पाई, ये हो गया आपका 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ पे ये आपका हो गया 2π, इट मीन्स 360 डिग्री। तो जैसा कि आप देखे होंगे मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ हम इस तरह का 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर। तो साइन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू वो चारों क्वाड्रेंट्स में उसकी कुछ वैल्यू आती है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे हमें नहीं जाना है। तो बेसिकली साइन हैज अ वैल्यू, जैसे कि 0 से 180 ये पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पे 180 to 360 आपको नेगेटिव दिख रहा है। इट मीन्स इट हैज अ वैल्यू, साइन की मतलब साइन का मान है। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक साइन का, ज्या तरंग का कुछ मान होता है। तो चारों क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश, ये जैसा यहां से देख पा रहे हैं हम। अब देखें, अब सेकेंड इसमें पूछा है 1 पीरियड, तो 1 पीरियड बोला जाता है, जैसे कि यहां से हम देखेंगे 0 से लेकर 360 तक गए, ये 0 से लेकर 0 डिग्री से 360 डिग्री जाने पर एक पीरियड बनता है कंप्लीट। 0 to 360 जाने पर 1 पीरियड कंप्लीट होता है, एक परिक्रमण काल पूरा होता है। अब देखिए 2 अल्ट्रेशन बोला जा रहा है इसमें, तो 2 अल्ट्रेशन हमें
जो दिखेंगे 0 से 180, 0 से 180 यहां तक ऐसा आया पॉजिटिव, और सेकेंड अल्ट्रेशन हो गया आपका, क्या हो गया 182 360, तो यानी कि 2 अल्ट्रेशन भी देखे जा रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा डी ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन अ हाउसहोल्ड अप्लायंस दैट यूजेस 230 वोल्ट एसी सोर्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है हमारा, ये किसे आया है, फिर से आपका एसी, और एसी हमारा जो है वो सब टॉपिक है हमारे टॉपिक का इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमारा टॉपिक है और उसका सब टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी का एसी। तो देखिए ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल जैसे आएंगे क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे, है ना, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तो उन पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, जहां पर सिंपल एक फॉर्मूला से आया था, तो फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब जैसे इसमें सिंपल पूछा है, आरएमएस वैल्यू दी गई है, जो एसी सोर्स की वैल्यू है, ये हमारा क्या हो गया वीआरएमएस, ये आपका वीआरएमएस वैल्यू है। तो कितना दिया है वीआरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट, एंड हमें पूछा क्या है कि अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू कितनी है, तो पीक वैल्यू और आरएमएस के बीच का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तो वो होता है √2 इंटू VRMS, और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो हमें याद होनी चाहिए, जैसे √2 का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है 1.414 इंटू, अब ये दिया है 230, और यहां से हमारा आंसर हो जाएगा सी, डेट इज 325 वोल्ट। तो समझ रहे हैं, यहां से हमें सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया है, किससे, हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रिलेशन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इन अ कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कुछ ऐसा होता है d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा इनके बीच में रिलेशन बनता है। तो ये आपका सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनके बीच में क्या होता है, कुछ ऐसा रिलेशन बनता है, समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती, एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन डोमेस्टिक यूज इन इंडिया। अब देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कुछ जी के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर हमें है वो जनरली याद होना चाहिए। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है प्रत्यावर्ती धारा की, एक भारतीय घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका आंसर होता है 50 हर्ट्ज होता है। तो इसको याद रखेंगे 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट का होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरे। चलिए एक्सरे ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही है, बाद में जब एप्लीकेशंस देखते हैं हम, जैसे कि एक क्वेश्चन है, मतलब सब टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही कि डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो उससे ये क्वेश्चन आया है एक्सरे के लिए। तो एक्सरे, कैथोड रे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सरे कैनॉट पास थ्रू बोन्स, वाई, मतलब हड्डियों से एक्सरे नहीं गुजर सकती, क्यों? ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बोन्स आर थिक
डेंसिटी ऑफ बोन इज हाई, डेंसिटी ऑफ बोन इज लो, ऑल ऑफ अबव। अब देखिए जो बोन की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है तो एक्सरे क्या है, बाकी जो हड्डियों का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जो मसल्स होते हैं। तो इसीलिए जो बाकी जो पिक्चर है बाकी एरिया का वो पिक्चर आता है और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बोन के थ्रू पास नहीं हो पाती। ये एक मतलब कंसेप्ट है ये। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें एक्सरे कैथोड रे दोनों की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। जैसे कि प्रॉपर्टीज बहुत सारी है इसकी, जैसे पसेस काइनेटिक एनर्जी होती है ना, और आपका और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपका न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स। हाँ, न्यूमेरिकल्स जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे 3 इफेक्ट पढ़ने हमें। थर्मल इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, और आपका तीसरा जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 टॉपिक्स हैं सिलेबस में हमारे। तो न्यूमेरिकल आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बनेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम डायरेक्टली जज नहीं कर पाते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से आया है और मैग्नेटिज्म से आया है, दोनों चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है। तो देखिए यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। यहां से जैसे हमें सेल्स पढ़ने हैं, जैसे डैनियल सेल, वोल्टेज सेल, तो उनके थ्योरी हमें याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड कौन से यूज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें याद होने चाहिए। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, मतलब इनकी देखिए न्यूमेरिकल के साथ साथ इनसे थ्योरी क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो वो भी हमें याद होने चाहिए। मींस ये तीनों टॉपिक आपको याद होने चाहिए। अब देखिए जैसे आंसर इसमें से नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एट 20 डिग्री ईस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ। अब देखिए डायरेक्ट ये वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 3 तरह के जो मटेरियल हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। आपका लौह चुंबक अणु और प्रतिचुंबक जो तत्व होते हैं उनके मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो हमें याद होनी चाहिए कि किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, वहां से हमें पता चल जाएगा। जैसे आंसर इसका है क्या बी, तो इट मीन्स जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी है वो आपका माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव साइन को। तो ये तीनों की जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनके बारे में बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक न्यूमेरिकल है, जैसे 2 बल्ब्स मार्क 200 वोल्ट 250 वोल्ट, एंड उनको कैसा कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो पावर कंज्यूम, तो सिंपल पावर से पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है और करंट का वैल्यू आपको दिया गया है, सॉरी यहाँ पे आपको पावर दिया गया है। यहाँ पे पावर का वैल्यू दिया गया है और आपको यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है, और आपको पूछ रहा है कि दोनों को सीरीज कनेक्शन में कर दिया जाए। सीरीज में मतलब एक साथ है, और या तो पैरेलल में होंगे ऐसा कनेक्शन में। तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें उनका वैल्यू निकालना है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के
यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, और पावर सिंपल VI, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ अ ट्राइंगल। हर साल आपका अभी तक जो एग्जाम हुआ है 2016 एंड 17 में, तो एक क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पूछा गया है, प्रतिरोधों के संयोजन से एक सवाल आपको पूछा जाता है। तो इसे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। जैसे कि यहां पे दिया है कि एक ट्राइंगल का आर्म है, भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का कुल प्रतिरोध कितना हो, तो बेसिक क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 ओम ऐसा दिया हुआ है, तो सिंपली है, इसको कन्वर्ट करना है हमें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। A और B मान लो 2 पॉइंट हो गए, तो ये दोनों कैसे हो गए आपके 2 ओम, ये आपके सीरीज कनेक्शन में हो गए। और इन दोनों को इक्विवेलेंट से रेजिस्टेंस जैसे हमें निकालना होगा, सपोज ये मान के चलते R1, ये R2 और ये R3, तो R1 और R2 तो हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज में 2 + 2 ये हो गया आपका 4 ओम, तो RS हमारा क्या हो गया 4 ओम आ गया। और उसके बाद ये सिंगल एक बन गया 4 ओम का, और यहाँ से ये दोनों हो गए कैसे पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या हो गया 1/4 + 1/2। तो यहाँ से सिंपल हम निकाल लेंगे, आंसर हमारा क्या होगा D होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल व्हेन द सेल इज इन। अब देखिए सेल इलेक्ट्रिक सेल जैसे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की बात हमने की थी कि 3 तरह के जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं, थर्मल, केमिकल एंड आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो हमें देखने हैं। तो वहीं से एक क्वेश्चन आ गया कि सपोज जैसे कि ये एक सेल है और यहाँ पे पूछा गया है कि कैसा होने पर इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है। तो ये जैसे मान के चलते हैं क्लोज्ड सर्किट है, और एक यहाँ पे आप सर्किट देखेंगे कि सर्किट ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट हो गया, खुला परिपथ हो गया ये, और बंद परिपथ ये हो गया आपका। तो जब भी क्लोज सर्किट रहेगा तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेवलप होगा, और ओपन सर्किट में आपका क्या होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। EMF आपका हमेशा बनेगा किससे, आपका ओपन खुले परिपथ में। तो ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में देखना है, और सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल इन अ कंप्लीट डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग में, तो वो क्या होता है, तो बेसिकली वो आपका एफिशिएंसी होता है। आंसर यहाँ से C हो जाएगा, दक्षता होता है। तो फिर से वही टॉपिक आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका सिंपल एक जीके का क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वो अप्सरा सिचुएटेड है, मतलब डायरेक्ट ये प्लेस की बात कर रहा है। तो प्लेस के साथ साथ हमें और भी जानकारी रखनी होगी सिंपल जीके क्वेश्चंस के लिए। जैसे यहाँ पे आंसर आपका थ्रोम्बे है, तो ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन जीके के जरूर दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स। मतलब 2 जो दर्पण है उनके बीच में रखी गई वस्तु का अलग अलग एंगल में हम रखते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस बनती है। 360/θ ऐसा एक फॉर्मूला होता है। ये सिंपल आपका प्लेन मिरर के लिए है, तो अलग अलग मिरर्स के लिए कंडीशंस बनती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि प्लेन मिरर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्स व्हेन द टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन इंक्लिनेशन और सिंपल एक पैरेलली रखे गए हैं, तो ऐसा अलग अलग कंडीशंस बनते हैं। तो यहाँ पे तो जैसे दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से आपका नन ऑफ दीस हो जाएगा ई कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बोला जाए तो प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसके आपको जैसे ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर 8 से 10 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू विच रिफ्लेक्शन डस्ट पार्टिकल लुक्स ब्राइट इन द सन। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन के जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, तो उससे आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे अलग अलग फिनोमिना में शाइनिंग ऑफ डायमंड कौन से फिनोमिना से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ऑप्टिकल फाइबर, तो प्रकाशिक तंतु, ये सब चीजें हमें मतलब ऐसा जीके टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो सपोज डस्ट पार्टिकल को थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके ऐसा देखता हूँ, तो टाइप ऑफ जैसे रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन पूछ रहा है किस तरह का होता है। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक आपका इर्रेगुलर, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं उसे, इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होता है कि जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जैसे लाइट आएगी तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो जितनी भी आएंगी ये सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये देख रहे होंगे कि ये जितनी भी लाइट पड़ रही है ये प्लेन सरफेस है, तो ये क्या हो रहा है, एक मतलब पैटर्न बन रहा है, पैरेलल पैटर्न बन रहा है। लेकिन जैसे इर्रेगुलर सरफेस होगा तो वहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये जैसे आया तो कुछ ऐसा निकल जाएगा, ये कुछ इर्रेगुलर शेप बनेगा। इसी को बोलते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं दोनों भी, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है वो एक एग्जाम्पल है, और जैसे विंडो ग्लास होता है तो वो भी एक एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, डिफ्यूज आपका रिफ्लेक्शन। जैसे डस्ट पार्टिकल आप देखेंगे तो वो प्लेन सरफेस नहीं होता है, वो इर्रेगुलर सरफेस होता है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की आपके इर्रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमीबिलिटी इज। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान देंगे। सिंपल आपका पूछा है, यूनिट से क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, आपका जो सूत्र होता है विमी सूत्र होता है, और आपका मात्रक जो होता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे SI यूनिट पूछेगा आपको, SI मात्रक पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव जब भी ये टर्म आपको आए रिलेटिव रिलेशन में, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो आपका कैसा होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। कैसी होगी, विमाहीन राशि होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। जब भी क्या पूछा जाएगा, रिलेटिव किसी भी यूनिट का, किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, भौतिक जो राशि होती है, उसका आपको जब भी पूछा जाए, रिलेटिव वाला प्रॉपर्टी पूछा जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन राशि होगा। आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल फॉर्मूलाज क्वेश्चन था। मैग्नेटिक मोमेंट इज, अब बेसिक जैसे डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है ये कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भाई क्या होता है, अच्छा ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है।
और हमें ये भी, जैसे हमने देखा कि क्या आपका फॉर्मूला यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला प्लस साथ में वो क्वांटिटी कैसी है, इधर स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, या आपकी अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमें साथ में याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही करंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि करंट क्या है, स्केलर है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, अब फिर से लाइट से क्वेश्चन, तो ये चौथे से पांचवा क्वेश्चन आपका लाइट से बन रहा है। 30 में आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लाइट से। तो यहां पर देखिए लेंस से क्वेश्चन आया है, और पीछे भी आगे भी हम लोग देखेंगे कि लेंस से 2016 और 17 में लेंस से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आपके लेंस से पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, जो आंकिक प्रश्न है, वो लेंस से ही पूछे गए हैं। तो प्लीज नोट कर लेंगे कि इस साल पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे लाइट से, वो आपके मिरर से आने की पूरी आपकी संभावना है। तो ये बिल्कुल नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंपल पूछा है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के बारे में पूछा है। फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें मिरर और लेंस दोनों फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। कंफ्यूजिंग होता है कई बार, क्योंकि जैसे मिरर फॉर्मूला हम देखते हैं तो उसमें सिंपल ऐसा होता है 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पे f, v और u क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और ये वस्तु की दर्पण से दूरी, और ये जो है हमारा जो भी आपका दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका ये फोकस दूरी का मान है। अब यहाँ पे जो लेंस का फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस के फॉर्मूला में आपका नेगेटिव साइन आता है, ये कुछ ऐसा बनता है ये आपका, और सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये हमें देखना है। अब जैसे इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप सॉल्व करके देख लेंगे कि लेंस फॉर्मूला से हमारा ये बनेगा। नेक्स्ट, व्हेन द रेजिस्टेंस each of value r are connected in parallel, their resultant resistance is, when the n resistance are connected in series, total resistance is। ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कि ये भी आपका पैरेलल कनेक्शन कैसा है, समांतर क्रम में, पैरेलल कनेक्शन में और सीरीज कनेक्शन में, ये हमें याद रहना चाहिए। सीरीज कनेक्शन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे हमने पीछे न्यूमेरिकल देखा था तो वैसे ही यहाँ से बनेगा, और आंसर हमारा यहाँ पे डी आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 26, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब फिर से यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, आप ध्यान देंगे, यहाँ फिर से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आए हैं वो भी आपका लेंस से आया है। तो डेफिनेटली हम एकदम मान के चल सकते हैं कि मिरर से क्वेश्चन आना संभव है, मतलब आएगा ही क्वेश्चन। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज विल फॉर्म एट। अब उसका जो कंडीशंस है, जैसे मिरर में और आपका लेंस में, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ कहाँ बनता है ये हमें याद होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे 6 कंडीशंस बनते हैं और यहाँ पे 2 कंडीशंस, मिरर में कॉन्केव के केस में 6 केसेस बनते हैं कि इन्फिनिटी से मिरर की ओर धीरे धीरे हम जैसे ऑब्जेक्ट को लाते जाते हैं, जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और फोकस बिंदु हो गया, तो ऐसे ही पोल तक जो हमारा पोल होता है वहाँ तक जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेते जाते हैं तो इमेज का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, तो वो हमें याद रखना है। और वैसे ही लेंस में कॉन्केव में यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगे, उल्टा हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा मिरर और लेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो फिनोमेना यहाँ होती है वो वहाँ पे उल्टा हो जाता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग होते हैं, तो वैसे ही यहाँ कॉन्वेक्स में उत्तल लेंस में यहाँ 6 कंडीशंस बनते हैं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से हमारा जो आंसर है इन्फिनिटी पे बनेगा यदि हम क्या करें, इमेज को रखते हैं कहाँ पे, f डिस्टेंस पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज जो बनेगा वो हमारा कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें तैयार रखने हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका आया है न्यूक्लियर रिएक्टर से। ये कॉमन टॉपिक है आपका ACF रेंजर का, जो हमारा सिलेबस है उसका कॉमन टॉपिक है आपका फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये टॉपिक है आपका न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है। इंपॉर्टेंट याद रखने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर से जो उसके पार्ट्स हैं वो याद रखने हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा था इसी 2016 में एक क्वेश्चन जो जीके का थ्रोम्बे वाला जो क्वेश्चन आया था, अब वो जीके का क्वेश्चन था। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स और यूरेनियम के बारे में जीके के कुछ क्वेश्चंस, और यूरेनियम का जो फिजिकल एस्पेक्ट वाला जो क्वेश्चन है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमें याद रखना है। और साथ में जो जीके वाले क्वेश्चन की पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, न्यूक्लियर की शुरुआत कब हुई न्यूक्लियर एनर्जी की, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। और फ्यूजन रिएक्शन ये हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट्स से पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर बेसिकली ड्यूट्रियम डाइऑक्साइड होता है, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, सॉरी डाइऑक्साइड हो गया था, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है D2O, हैवी वाटर जिसे बोलते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन आता है, और किस में यूज होता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि C है न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है, और इसे मॉडरेटर मंदक और आपका कूलेंट के शीतलक के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सोलर सेल के बारे में, जैसे कि हमने फील फैक्टर वाला टॉपिक देखा, तो सोलर सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे इस साल में 2 क्वेश्चंस आ गए, एक तो फील फैक्टर वाला और दूसरा कि सोलर सेल किसका बना होता है, सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। तो सोलर सेल बेसिकली जो बना होता है वो कैसा बना होता है, यहाँ पे देखिए 2 चीजें दी गई है, एक तो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन, ये भी आपका किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो भी बेसिकली सिलिकॉन यूज करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आया प्योर सिलिकॉन, तो प्योर सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, कहने का मतलब सुचालक नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है। जब उसमें डोपिंग की जाती है, डोपिंग करने के बाद वो एक ऐसा बनता है सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्म में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो सोलर सेल और साथ में जिस मटेरियल से वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है सोलर सेल की, और प्लस मटेरियल के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अब जैसे हम देख पा रहे हैं
ये जी के टाइप के क्वेश्चन है। तो आंसर तो ए है कि व्हाट आर द गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, ये थोड़े हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, जैसा कि ये डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा विजिबल नहीं है डायग्राम, तो मैं इसे आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक फिनोमिना से जो हमने टॉपिक देखा था क्रिटिकल एंगल, तो पॉसिबल कंडीशंस क्या थी, वहां पे दो कंडीशंस थी कि लाइट जो है वो आपका डेंसर से रेयर मीडियम जाना चाहिए, और सेकेंडली आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा बड़ा होगा आपका किससे, क्रिटिकल एंगल से। ऐसा वाला एक हमने फिनोमिना देखा था। तो क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल जैसे कि डेंसर से रेयर जाएंगे, तो ये ऐसे हम जा रहे हैं, डेंसर से रेयर जा रहे हैं, और जब ये वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे वो कैसा हो जाता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो एंगल बनता है वो आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एक पोर्शन बन रहा है, ये कुछ ऐसा है। इसी को आप ऊपर कर दीजिए, ऊपर करने से ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ तक होप सो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। बेसिकली हमारा यहाँ जो उद्देश्य था, जो हमारा मोटो था, तो वो ये नहीं था कि हमें सॉल्यूशन देखना है, आंसर की देखना है, वो तो हमें पता ही है, इतने समय से हम तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो था एनालिसिस था कि हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो प्लीज़ इन्हें देखिए। नेक्स्ट हम और देखेंगे आगे 2017 का भी हमें पेपर देखना है, उसे भी एनालाइज करेंगे, और लास्ट में जब 2017 का जो वो पेपर ख़त्म होगा तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक स्लाइड के फॉर्म में, आप उसे देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।